अगली जो चीज है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हालांकि आप रेजोल्यूशन देख चुके हो दो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, फिर भी मैं कुछ एक दो एडिशनल बातें बताना चाहता हूँ। तो मान लिया ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब किसी ने बोला मुझे इसके कंपोनेंट करने, ठीक है। तो कंपोनेंट करने हैं तो किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करने, अब ये सवाल है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आप इसके कंपोनेंट्स किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसके कंपोनेंट में इससे किसी भी एक्यूट एंगल पे, मान लिया जैसे हम जनरली लेते हैं, तो मैंने जनरली एक डायरेक्शन ये ले लिया और इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये ले लिया, ठीक है। मेक श्योर कि ये दोनों ही डायरेक्शन जिससे अक्यूट एंगल पे हों, ठीक है, 90 से बड़ा ना हो ये एंगल। तो इन दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। किसी एक के साथ मान लिया इसका एंगल आपको बताया गया है कि इससे थीटा एंगल पे एक डायरेक्शन है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट लेने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दोनों साइड एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम पी रख दिया। तो यहाँ से ये वाली लेंथ सबको पता है कितनी हो जाएगी, ठीक है। सबको पता है ये वाली लेंथ हो जाएगी मॉड ए कॉस थीटा, और सबको पता है ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट करने का तो वही तरीका है जो अभी तक करा था, बस आपको करना क्या है, अब जिस डायरेक्शन में उसने बोला है ना, उन्हीं डायरेक्शंस को आप एक्स एक्सिस बोल दो और वाई एक्सिस बोल दो। तो अब क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन बताने के लिए आपने क्या किया, सेम डायरेक्शन में ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। मतलब ये तो एक फ्रेम है ना, इसको उठा के तो कहीं भी रख दो, मतलब इस वाले फ्रेम को तो चाहे आप रोटेट कर लो किसी भी एंगल पे, इधर इधर, या फिर आगे पीछे ट्रांसलेट करा लो, इधर ले जाओ इधर ले जाओ इधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो एक फ्रेम है ना, कहीं भी फिट कर लो। तो हमने अगर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दिया तो कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूंगा, किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन बोल दो, ठीक है। तो जनरली हमें जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं उनमें से एक डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। तो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसके आगे हम फिर आई कैप लगा देते हैं, आई कैप, और जिस डायरेक्शन को हमने वाई कैप बोला उसके साथ हम जे कैप लगा देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2, मेरे को एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक बॉल को इस एंगल पे फेंका, ठीक है, इस एंगल पे फेंका वी वेलोसिटी से मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वी वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने हैं इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर ये कंपोनेंट लेने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक्सिस डिफाइन करूंगा। मैं बोलूंगा इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो जहां से ये फेंका जा रहा है, और इस वाली डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हैं उसको एक्स बोल देते हैं। तो हमने क्या किया, अपना पहले तो एक्सिस सिस्टम ले जाके वहां फिट कर दिया। अब हमने बोला अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये थीटा आपको बताया गया, मान लिया 30 डिग्री पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट, मान लिया इसका नाम कुछ है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा ये जो भी आपका v है उसका मॉड ले लेते हैं, मॉड v cos 30, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसी के अलोंग जो डायरेक्शन उसी को x बोला है तो इसका आई कैप आ जाएगा इसके साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली अब मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो हो जाएगी मॉड v साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन मैंने इसकी जे कैप में ले रखी है तो मैंने इसको जे कैप बना दिया, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया ठीक है, उसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, ऐसा सही एग्जांपल लेना पड़ेगा।
इंक्लाइंड ही ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं। चलो इंक्लाइंड का ही डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल आया ऐसे हवा में उड़ता हुआ, ठीक है, ऐसे आया, और यहाँ पे जाके उसने स्ट्राइक करा। मान लिया उसने यहाँ पे जाके इधर स्ट्राइक करा, और ये कौन से एंगल पे है, ये आपको बताया गया है। ये यहाँ से स्ट्राइक जो किया है वो यहाँ से, मान लिया आपको बोला 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक किया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इसकी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। या फिर दो चीज़ें, एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट बताओ। एक तो इसका किसके अलोंग, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट बताओ, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताओ। अच्छा एक सेकंड, जरा मैं इसको थोड़ा सही बना लेता हूँ, ठीक है। मान लिया ये इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बताओ। तो आपसे ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे भी अपना फ्रेम फिट कर लो, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ठीक है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, आपको ये वाला एंगल 45 बोला गया है, तो अब आपको कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपने दिमाग से करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखना, अब मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को रीजन बोल दिया, इस पॉइंट P को जो इंक्लाइन प्लेन पे जहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है। और किसी भी एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलना था, तो मैंने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दिया। इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन जो है इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया, ठीक है। अब ये फ्रेम हमने फिट किया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, फ्रेम फिट किया, तब जाके हम कंपोनेंट ले पाएंगे, ठीक है। तो अब V के कंपोनेंट लेने हैं, तो V से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चालू किया, ठीक है। कंपोनेंट लेने के लिए V से ऐसे एक परपेंडिकुलर इधर, एक परपेंडिकुलर इधर। तो उसके लिए तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कैसे पता करेंगे, देख लेते हैं। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल पक्का 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 है और ये 45 है और ये पूरा 180 होता है, तो ये 105, और ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आया 75 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लूँ यहाँ तक, ठीक है, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड V cos 75 डिग्री। और अगर मैं ये वाले कंपोनेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे लिख रहा हूँ मॉड V, इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी मॉड V sin 75 डिग्री। अब मुझे कंपोनेंट्स का आई कैप जे कैप भी लगाना है। तो मैंने देखा कि ये जो cos 75 डिग्री वाला है, ये तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसके आगे एक माइनस लगाया और उसके साथ एक आई कैप लगा दिया, ठीक है। और ये वाला वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसके आगे एक माइनस लगाया और जे कैप लगा दिया। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रह गया हो तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से देखें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की बजाय इस वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स निकाले जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स निकाले हमने, इंस्टेड ऑफ कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाले। तो क्योंकि आपको कंपोनेंट तो किसी भी डायरेक्शन में निकालने के लिए बोला जा सकता है ना, तो जनरली आप क्या करते हो कि जिस डायरेक्शन के कंपोनेंट निकालने को बोला गया है, अपने एक्सिस सिस्टम को उन्हीं डायरेक्शंस के अलोंग फिट करते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को ले जाके उधर ही फिट कर दिया और फिर हमने उनके अलोंग कंपोनेंट ले लिया,
बस। तो सबसे पहले डॉटेड लाइन बना लो, चाहे आप डार्क लाइन बना लो, कैसे भी करके एक अलग से एक्सिस सिस्टम वहाँ पे बना लो, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए कि आप इस एक्सिस को, इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को आपने वाई डायरेक्शन बोला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलो फिर इसके बाद एक दो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये मान लिया हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे बोला है, थीटा एंगल पे। तो हॉरिजॉन्टल से मान लिया कोई भी एंगल थीटा है, उस फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन थीटा एंगल पे। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो कौन कौन से होंगे, यहां से लेके यहां तक का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस ये वाला कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो नाम रख दूं ए बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, बी सी वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो ए सी वेक्टर कैसे कैसे बना है, वो बना है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दोनों के मिलने से बना है। तो उसने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी लेंथ 12 न्यूटन है, सॉरी गलत बोला, उसने बोला वर्टिकल कंपोनेंट की लेंथ जो है, वर्टिकल कंपोनेंट की लेंथ 12 न्यूटन है। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे को पता है पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो पाइथागोरस की हेल्प से भी निकाल सकते हो आप, और भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे थीटा के सामने वाला साइड यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस यूज करना हो तो मैं साइन थीटा यूज करता हूँ। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 4 से कट गया 3/5, और 3/5 मैंने आपको बताया था ये 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो थीटा फिजिक्स में 37 डिग्री होता है, मैथमेटिक्स में नहीं हम यूज करते 37 डिग्री, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, याद रखना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3/5। साइन 37 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू 3/5 नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये मिल गया तो अब आप ए बी भी निकाल सकते हो। तो ए बी यहाँ से cos 37 डिग्री बराबर, या ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा आपको बताया गया कंपोनेंट ले लो। तो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी यानी 20 cos 37 डिग्री, सीधा सीधा हो जाएगा। तो 20 इंटू कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो यहाँ से आ गया 4 से काटा 5 से, 5 इंटू 4 4 4 16 16 न्यूटन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो थीटा हमने पहले निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे बात समझ। अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड एट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन एज शोन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो नॉर्मली अपने को पता है एम जी का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो एम जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं एम जी। ठीक है, तो इधर होता है डायरेक्शन। अगर किसी को ये वाली बात नहीं पता तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ बताई जाएगी। अभी के लिए मान लो मास इनटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट कौन से पूछे हैं उसने, एक तो इधर वाला कंपोनेंट और एक इधर वाला कंपोनेंट। ठीक है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये वाले दो कंपोनेंट पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देंगे, इस वाली डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, अगर हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो, अगर नहीं पड़ी तो सीधा ही निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल पक्का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इतनी बातें समझ में आ रही हैं यहाँ से। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, क्योंकि इसके एडजेसेंट वाला हो गया ये कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो यहाँ तक का ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, बस खाली कंपोनेंट पूछा है तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हो आप। ठीक है, उसमें आई कैप जे कैप घुसाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं एम जी
साइन 30 माइनस आई कैप, ठीक है, और जे की भी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं माइनस एम जी कॉस 30 जे कैप, ठीक है। ये उसका इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड एम जी कॉस 30 है, और ये उसका इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाला कंपोनेंट हो गया जिसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप है और जिसका मैग्नीट्यूड एम जी साइन 30 है, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट हो गए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि डिवाइड हम कर ही नहीं सकते दो वेक्टर्स को, मतलब किसी भी वेक्टर को डिनोमिनेटर में लिखना सही नहीं है, ठीक है। इट इज अ मीनिंगफुल थिंग, सॉरी, किसी भी वेक्टर को डिनोमिनेटर में लिखना इट इज अ मीनिंगलेस थिंग। किसी भी वेक्टर को, मतलब मैंने बोला कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से डिवाइड करूं तो ये चीज जो है दिस थिंग इज अनडिफाइंड, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। इसका क्या वैल्यू आएगा ये हम नहीं बता सकते। अगर हमें डिनोमिनेटर में लिखना है तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, या फिर ए वेक्टर को उसी के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये वाली चीज का तो सेंस है। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि 3 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई ए वेक्टर बाई 3 बोल रहा है तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट से कम कर दिया, बट ए 3 अपॉन ए वेक्टर का तो कोई लॉजिक सेंस ही नहीं बन रहा ना हमारे पास। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती। अगर डिनोमिनेटर में लाना है तो कोई चीज जो आ सकती है डिनोमिनेटर में तो वो उसका मैग्नीट्यूड आ सकता है, पर एज ए वेक्टर वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो दो वेक्टर्स का डिवीजन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको बताने के लिए मैंने डिवीजन नाम का टॉपिक यहां पे लिखा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई है, याद रखनी है वाली बात, और कोई लंबा चौड़ा यूज नहीं है इस चीज का। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें किसी स्केलर से, यानी इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर then this is called, this type of multiplication is called scalar multiplication, ठीक है। this type of multiplication is called डैश डैश स्केलर मल्टीप्लिकेशन, समझ जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको हालांकि पहले ही सिखा चुका हूं। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड became 3 times, but डायरेक्शन रिमेन सेम, उसकी डायरेक्शन नहीं बदली, ठीक है, डायरेक्शन रिमेन्ड सेम, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने बोला मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है, इस बार मैं आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखता हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ हो गया, बस उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन अनचेंज रही है उसकी, ठीक है, डायरेक्शन अनचेंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की है जिसके लिए मैंने ये टॉपिक आपका स्टार्ट किया है, वो है कि इफ द स्केलर क्वांटिटी हैज सम यूनिट, ठीक है, यानी कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका कोई यूनिट है,
ठीक है। तो फिजिक्स में फिर वो एक पर्टिकुलर टाइप की वेक्टर हो जाएगा, मतलब वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस समय, अगर मैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी यानी जैसे मान लिया फोर्स वेक्टर को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैंने एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब वो जो नया क्वांटिटी आएगा वो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वो अब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्योंकि यूनिट जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो उसको मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, मीटर पर सेकंड बचा ना। तो इसका मतलब है कि अब उसका यूनिट चेंज हो गया, तो अब वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इट इज नो मोर रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग सम अदर क्वांटिटी, है ना। तो इफ द स्केलर क्वांटिटी हैज सम यूनिट देन ऑन मल्टीप्लीकेशन या फिर ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देन ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशन द वेक्टर क्वांटिटी इज चेंज्ड, वेक्टर क्वांटिटी इज चेंज्ड, ठीक है। चेंज का मतलब उसका खाली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, उसका नेचर ही चेंज हो गया है, ठीक है, उसका नेचर ही चेंज हो गया है, नेचर ही चेंज हो गया, नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड बदला है, उसका नेचर ही बदल गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ऐसा यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो नया क्वांटिटी आया उसका नेचर एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसका नेचर होगा वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, a vector points northeast, its magnitude is 3 kg, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर के, और के दे रखा है आपको 3 सेकेंड, 3 सेकेंड यानी ये टाइम का यूनिट हो गया। तो अगर मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया के से तो मेरे पास नया यूनिट क्या आएगा, ठीक है, 3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई, ये विद यूनिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल 9 तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा उस क्वांटिटी का, ठीक है, बट, ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है। तो 9 तो मैग्नीट्यूड आ गया, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो मेरे पास बचा किलोग्राम इंटू मीटर। तो इसका मतलब अब ये वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रही ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट चेंज हो गया। तो उसने क्या बोला, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड तो 9 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज होती नहीं, तो डायरेक्शन अनचेंज, यानी डायरेक्शन जो ए की डायरेक्शन थी वही रहेगी, यानी नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी, ठीक है। फिर उसने बोला व्हाट विल द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका आंसर है नो, इट विल चेंज, ठीक है, तीनों पार्ट का आंसर हो गया। नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों से ही 45 डिग्री के एंगल पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, 45 डिग्री के एंगल पे होती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये वैसे ही पता होना चाहिए आपको, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं।